हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज एक हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है लाइन। दोस्तों, इससे पहले हमने वेक्टर और 3D देखा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ से आप शुरू करें, क्योंकि लाइन ये जो चैप्टर है इसको 3D का भी नॉलेज लगेगा, उसके साथ साथ वेक्टर का भी लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर से शुरू करना चाहिए, कि वेक्टर फिर उसके बाद 3D फिर लाइन और फिर आगे चल के नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्लेन। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। बहुत चीज़ें हम ऐसे देखेंगे, एकदम इजी वे में देखेंगे। हर एक चीज़ को आपके सामने में रख के एक एक फॉर्मूला डिराइव करूँगा। हर एक चीज़ के बारे में आपको खुल के बताऊंगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस जब आप करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी एमसीक्यूज हो रिलेटेड टू लाइन, वो करने में आपको आसानी जा सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, तो वो एक एक करके हम नोट देखेंगे। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है एज कम्पेयर टू वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो उस हिसाब से हमने क्या किया है, इस चैप्टर को ही ऐसे सेट किया है ताकि पूरी की पूरी थ्योरी हम ऐसे लेंगे कि उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको जो एमसीक्यूज है वो करने में बहुत आसानी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोट नंबर 1। क्या है नोट नंबर 1? कि सपोज कोई भी एक पॉइंट है, कंसिडर कर लो स्पेस में है। तो स्पेस में है तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस होगा। कोई भी पॉइंट है स्पेस में, मान लेते यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट पी है, तो इसके एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ओ, दैट इज द ओरिजिन। तो नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी नंबर 1 फ्रॉम ओरिजिन। तो कितना होता है फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें पता ही है। तो वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। अब मैं बोलता हूं कि आपको इसका एक्स एक्सिस से जो है वो डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से मतलब फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस वो होगा, देखिए एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है। फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्स छोड़ के क्या बचेगा, वाई और जेड। तो क्या बचेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है हमें। फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे ही क्या होगा वाई एक्सिस, और सिमिलरली क्या होगा जेड एक्सिस। तो जो नंबर 3 आएगा वो क्या होगा, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना आएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो वाई को कैंसिल करो, क्या क्या बचेगा, वाई को स्किप करो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके। और जो नंबर 4 होता है वो क्या होगा, फ्रॉम जेड एक्सिस। तो जो नंबर 4 होगा वो होगा फ्रॉम जेड एक्सिस। एंड फ्रॉम जेड एक्सिस क्या होगा, फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड को स्किप करो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई भी पॉइंट गिवन होगा 1 2 3 और क्वेश्चन में गिवन होगा कि उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस या फिर ओरिजिन से निकालो। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, बस कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाली नोट समझ में आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ, जो है हमारा नोट नंबर 2। छोटी छोटी नोट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बहुत से एमसीक्यूज हमें जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सपोज कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, और वो पॉइंट इज ऑन नंबर 1 एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देन y इक्वस टू क्या होगा, अब x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 और z भी कितना होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0। तो वो पॉइंट क्या होगा बेसिकली, तो वो पॉइंट होगा x 0 और
0। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन खैर फिर भी मैंने बता दिया। अगर वो जो पॉइंट है एक्स वाई जेड इज ऑन वाई एक्सिस, अगर है कोई पॉइंट है वो अगर वाई एक्सिस पे, देन वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0। तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0 होगा। और नंबर थर्ड, अगर वो जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे लाई करता है, ऑन जेड एक्सिस, तो क्या होगा, देन x इक्वस टू क्या होगा 0 और y इक्वस टू क्या होगा 0। तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x भी 0, y भी 0 और z कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये नोट 2 है ये भी बहुत सिंपल है, ये समझ में आई होगी। अब देखते हैं नोट नंबर 3 क्या है। नोट नंबर 3 में सपोज कोई लाइन है हमारे पास और वो क्या करती है, यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली बताऊंगा यहाँ पे आपको। हाँ, ये हमारे पास x और ये y और ये z एक्सिस है। कोई लाइन है हमारे पास L और हमारे पास जो प्लेन है xy प्लेन, yz प्लेन, xz प्लेन। अब कोई लाइन है वो एक एक प्लेन को क्रॉस करती है, मतलब एनी लाइन, नोट नंबर 3 में एनी लाइन L, उस लाइन का हमने नाम लिया L, क्रॉसेस नंबर 1 क्रॉसेस xy प्लेन। कोई लाइन है वो xy प्लेन को क्रॉस करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। xy प्लेन पे z कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो वो 0 होता है। सिमिलरली वही लाइन, अगर सपोज मैं नंबर 2 अगर आपसे बोलूं कि वही लाइन है और वो yz प्लेन को क्रॉस करती है, एनी लाइन L क्रॉसेस द yz प्लेन, देन क्या होगा, yz प्लेन को क्रॉस करती है तो x इक्वल टू 0 होगा। ओके, नंबर 3 आपको बोलूं कि एनी लाइन L क्रॉसेस द xz प्लेन, तो क्या होगा, xz अगर प्लेन को वो क्रॉस करती है तो देन y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा वहां पे। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है कि आने वाले क्वेश्चंस में हमें इसका काम गिरेगा कि आपसे बोलेगा कि कोई लाइन भाई XY प्लेन को क्रॉस करती है तो वहाँ पे Z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। तो अच्छे से आपको ये नोट डाउन करना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों नोट नंबर 4। नेक्स्ट इज नोट 4। क्या है नोट नंबर 4 में, सपोज कोई हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंसिडर करेंगे तो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस हम निकालेंगे। सपोज दिस इज x y एंड z एक्सिस है। तो सबसे पहले ये तो हमने 3D में भी देखा था, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए x एक्सिस के, तो नंबर 1 डायरेक्शन कोसाइन किसके, ऑफ x एक्सिस। अगर मुझे डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए x एक्सिस के तो वो क्या होते थे 1 0 और 0। ठीक है, इसी को मैं x एक्सिस के डायरेक्शन रेशो भी मान सकता हूं। ठीक है, तो अल्सो डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस क्या होगा 1 0 0। ठीक है, यही डायरेक्शंस कोसाइन है और यही डायरेक्शन रेशो है। अब डायरेक्शन रेशो तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि वो नंबर ही तो होते हैं। यहाँ से ये आ सकेंगे, देखिए ये क्या है L M N, ये क्या A B C, तो L कैसे मिलेगा a/√a² प्लस b² प्लस c², तो यहाँ से 1 आराम से मिलेगा। अगर मैं नंबर 2 आपसे बोलूँ कि भाई डायरेक्शन रेशो y एक्सिस के कितने होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, तो आप बोलेंगे कि सर 0 1 0 होते। अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्सो डायरेक्शन रेशो भी बोल सकता हूँ। ये डायरेक्शन कोसाइन भी है और यही डायरेक्शन रेशो भी है, दैट इज 0 1 0। और लास्ट है नंबर 3 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1, और इसी को हम क्या बोलेंगे जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशो। तो अल्सो इट इज अल्सो डायरेक्शन रेशो ऑफ जेड एक्सिस,
दैट इज 0, 0, 1। ये ABC, ये LMN। आई होप कि आपको LMN पता होगा, डिटेल में मैंने पढ़ाया था। चलिए फिर ये था नोट 1, नोट 2 और नोट 3 और नोट 4। अब बढ़ते हैं हम आगे। आइए दोस्तों देखते हैं अब लाइन का पहला टॉपिक। सबसे पहले इसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन में हमें क्या क्या देखना है, लाइंस के इक्वेशन देखने हैं, फिर एंगल देखना है, फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन। ओके, तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए कोई लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है और उस लाइन के बारे में हमें क्या क्या पता है। सपोज ये हमारी लाइन है L, इसका हमें इक्वेशन चाहिए। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन L और हमें इसका क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब कोई पॉइंट है इस पे A, मतलब A पॉइंट में से ये लाइन पास आउट होती है, तो ये पॉइंट हमें पता होगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता हो गए, है ना। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ही, तो A के कोऑर्डिनेट हमें पता है। सपोज मान लेंगे x1, y1 और z1 है। ओके, और क्या हमें पता है, और एक वेक्टर है जो कि इस लाइन को पैरेलल है, तो ये है कोई वेक्टर, इसको बोलेंगे वेक्टर B, और वो वेक्टर क्या करता है, इस लाइन को पैरेलल है। दो चीज़ मैंने बताई, क्या बताई कि अगर हमें इस लाइन का इक्वेशंस निकालना है तो हमें दो चीज़ चाहिए। क्या क्या, एक तो उस लाइन का कोई भी पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन पास आउट होती है। सेकंड बताया मैंने कि इस लाइन को कोई भी एक पैरेलल वेक्टर। अब वेक्टर ये पैरेलल है तो उसके जो I, J और K के कोएफिशिएंट आएंगे वो बेसिकली क्या होगा, ये तो फ्री वेक्टर है, तो फ्री वेक्टर के I, J के कोएफिशिएंट ही क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशो। तो ये क्या होगा, AI प्लस BJ प्लस CK। तो हमें बेसिकली दो चीज पता है, एक पॉइंट जहां से वो पास आउट होती है, नंबर दो पैरेलल वेक्टर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, यहाँ पे P इज द एनी जनरल पॉइंट। ओके, और मैंने क्या किया, इनको ओरिजिन से कनेक्ट किया। तो आप बोलो ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A, ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर P, पॉइंट P। तो इसको बोल दिया मैंने वेक्टर R और इसको बोल दिया वेक्टर A। What is vector A? Position vector of point A. What is vector R? Position vector of point P. Now अब देखिए वेक्टर AP, चलो इसको खैर R ही बोल देते, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि P है तो P क्यों नहीं लिया, चलो R ही बोल देंगे। R is the any general point having position vector vector R. Now वेक्टर AR कहाँ पे, वेक्टर AR ये वाला वेक्टर AR एंड वेक्टर B आर पैरेलल, बोलो हाँ या ना। वेक्टर AR और वेक्टर B कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो वो कोलिनियर भी हो गए, वेक्टर में मैंने पढ़ाया था। इसका मतलब वेक्टर AR और वेक्टर B खुद क्या हो गए, पैरेलल हो गए भाई। अगर एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। कौन सी कंडीशन बताया मैंने, कि एक वेक्टर दूसरे का कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर AR और वेक्टर B कोलिनियर वेक्टर है, दैट्स वाई वेक्टर AR जो है वेक्टर B का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। और वो स्केलर मल्टीपल हमने मान लिया डेल्टा, डेल्टा इज द स्केलर मल्टीपल। ओके, नाउ वेक्टर AR कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू वेक्टर B। अब A को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर B। और यही क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर B। ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लाइन का इक्वेशन है तो वेक्टर A क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जिस पॉइंट से वो लाइन पास आउट होती है उसका ये पोजीशन वेक्टर है। अब मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर B जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल जो लाइन को पैरेलल वेक्टर है उसे वो रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि किसी भी लाइन का इक्वेशंस हमें अगर निकालना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, नंबर दो, हमें दो चीज़ें ज़रूरत है। नंबर वन, कोई भी एक पॉइंट, ओके, ये मिलेगा। और नंबर सेकेंड, कोई भी पैरेलल वेक्टर। दो चीज़ें अगर हमें
दी गई तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशंस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया इसका नाम है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें सारे वेक्टर ही है। तो ये जो वेक्टर फॉर्म मिला हमें, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड हैविंग पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है भाई? वेक्टर फॉर्म, क्योंकि सारे के मतलब ऊपर बार लगे हुए तो वेक्टर हैं। अब हमें कार्टेशियन फॉर्म लगना चाहिए। क्या फर्क होता है कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में सारे वेक्टर होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। चलो, अब यहाँ पे मुझे बोलो कि जो वेक्टर आर था, मतलब जो पॉइंट था वो एनी पॉइंट था। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे कि एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ए के पॉइंट्स क्या थे? x1, y1 और z1 है, और जो b वेक्टर b है उसके जो डायरेक्शंस रेशो है वो क्या है? ABC है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम सारे के सारे इस फॉर्म में रख देंगे। अब ये है वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, हमें दोनों भी फॉर्म याद रखने हैं, एक वेक्टर फॉर्म भी और दूसरा जो है वो कार्टेशियन फॉर्म भी। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये तो हमने याद रख लिया। अब हमें पता करना है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे? यही से निकालेंगे। वेक्टर आर, आर के कोऑर्डिनेट क्या है? आर इज द एनी जनरल पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। तो वेक्टर आर मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई? बस उसको आई जे के लगाना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या होगा? अगर ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है तो वेक्टर ए क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस z1 के, दिस इज वेक्टर ए, प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी, प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी। ओके, व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी तो ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो आई राइट हियर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म्स है यहाँ पे x1, y1, z1 वाली, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ। तो क्या होगा? माइनस होगा। तो i वाले में से i का माइनस कर देंगे और कॉमन i निकालेंगे। तो यहाँ पे है x और ये x1, तो क्या होगा? x माइनस x1 और कॉमन निकाला i। सिमिलरली क्या होगा? y माइनस y1, कॉमन निकाला j, और यहाँ पे क्या होगा? z माइनस z1 और ये k इक्वल्स टू, चलो लैम्बडा से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा? a लैम्बडा i प्लस बी लैम्बडा जे प्लस सी लैम्बडा के। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ओके, अब ये और ये दोनों वेक्टर इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो हमें क्या करना चाहिए? उनके आई जे के जो कोएफिशिएंट है उन्हें कंपेयर करना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है भाई? x माइनस x1। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है? a लैम्बडा। ओके, अब यहाँ से सेकेंड वाला क्या मिलेगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? b लैम्बडा। और जो थर्ड वाला है वो क्या मिलेगा? z माइनस z1 इक्वल्स टू सी लैम्बडा। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालो भाई, क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्बडा। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लैम्बडा। और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालो तो z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, अब ये भी लैम्बडा की वैल्यू है, ये भी लैम्बडा की और ये भी लैम्बडा की है ना। तो तीनों की राइट हैंड साइड कैसी है? इक्वल है। इसका मतलब तीनों की लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन a, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b और इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये जो फॉर्म मिला इसमें देखिए क्या क्या है? डायरेक्शन रेशियो है और उसके बाद कोऑर्डिनेट है। तो ये जो फॉर्म आया इसका नाम क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, और ये वाला फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ कि ये किसका इक्वेशन है, तो ये लाइन का इक्वेशन है। मैं अगर ऐसे पूछता हूँ कि किस पॉइंट में से ये लाइन पास आउट होती है, तो आंसर है x1, y1 और z1। मैं आपसे पूछता हूँ उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आंसर है a, b और c। जो नीचे होंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशियो, और जो मतलब माइनस वाली क्वांटिटी होगी x में से, y में से, z में से, वो होगा वो पॉइंट जहाँ से हमारी लाइन क्या होती है? पास आउट होती है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं एक एग्जांपल, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पैरेलल टू दैट वेक्टर। बड़ा ही सिंपल सा है। ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। हमें क्या निकालना है? लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? दो चीज़ें, एक तो जिस पॉइंट से वो पास आउट होती है वो वाला पॉइंट, दूसरा पैरेलल वेक्टर। तो किस पॉइंट से पास आउट होती है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला। ठीक है, और पैरेलल टू दैट वेक्टर। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या होता है वो हमें लर्न होना चाहिए। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी। बस किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है? वेक्टर ए की और वेक्टर बी की, बस आंसर हो गया। तो वेक्टर ये वाला हुआ और वेक्टर बी ये वाला, बस आंसर खत्म। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा? आई माइनस जे प्लस 3k। दिस इज वेक्टर ए, इसी में से तो पास आउट होती है, प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल क्या होगा? 3i प्लस 2j माइनस 5k। बस यही पूछा था। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना, सिंपल। अब ऑल्सो क्या फाइंड आउट करना है हमें? कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म? तो वो भी सिंपल है। क्या बताया था मैंने? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। बस वैल्यू रख दो यहाँ पे x1 y1 z1, नीचे a b c। x1 y1 z1 क्या होगा? जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट होती है। मैं आपसे पूछूं कि किस पॉइंट से लाइन हमारी पास आउट होती है? 3 to -5 या फिर 1 - 1 3। तो पासिंग थ्रू मतलब इसी पॉइंट में से। अब ये तो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, 1, -1 और 3। तो क्या मिलेगा? इक्वेशन जो मिलेगा हमें वो मिलेगा x माइनस x1 कितना है भाई? 1 डिवाइडेड बाय a कितना है? वो यहाँ से वेक्टर b के जो i j के कोएफिशिएंट होंगे वो क्या हो गए? डायरेक्शन रेशो। तो 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है भाई? यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय b मतलब 2 इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है भाई? यहाँ पे 3 इक्वल्स टू अपॉन c कितना? -5। ये जो मिला ये मिला क्या? कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो मिला ये कौन सा मिला? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये था इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। क्या पूछा गया है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब क्या है कि ये कोई लाइन है, इसका हमें कौन सा इक्वेशन निकालना है? वेक्टर इक्वेशन। अब सवाल है कि ये कौन सा इक्वेशन है फिर? तो ये इसमें क्या दिख रहा है हमें? एक्स वाई जेड, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है, हमें क्या निकालना है? उसका वेक्टर फॉर्म। मतलब मान लो कि ऐसा गिवन है और ऐसा करना है, मतलब वही चीज़ है, घुमा फिरा के तो वही चीज़ है। तो हमें क्या चाहिए? फिर से वही चीज़। अगर हमें वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी ऐसा करना है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर ये निकालना है तो हमें एक वेक्टर ए चाहिए और वेक्टर बी चाहिए, है ना। तो वेक्टर ए कहाँ से मिलेगा? ये 1, -1 और 3, है ना। और वेक्टर बी कैसे मिलेगा? ये 3 to -5। अब इसको कंपेयर करना है या फिर ऐसा लाना है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते आप सीधा इसको देख के। बहुत से स्टूडेंट, अब देखिए गलती कहाँ पे करते हैं आप लोग। बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, सर देखो ये x1, ये y1 और ये z1, और नीचे का ABC है ही नहीं, मतलब वो होगा 1, 1 और 1। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे x, y और z का कोएफिशिएंट कैसा है? 1, 1, 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना होगा हमें कि यहाँ पे x, y और z का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 1 बनाना है, 1 करना है। तो अगर 1 करना है तो क्या कॉमन लूँ? 3। क्या बचेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे 2 जो है वहाँ पे होगा 2/3, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से कॉमन 2, अंदर क्या बचेगा? 1/2। यहाँ से क्या कॉमन लो? तो आंसर है 3। अंदर क्या बचेगा? z -1, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना। आंसर है हाँ है, क्यों नहीं है 1। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? 3 नहीं चाहिए, फिर वो तो इसके नीचे आएगा। ये 2 है, ये भी नहीं चाहिए, ये इसके नीचे आएगा। ये भी 3 नहीं चाहिए, ये इसके नीचे आएगा। तो क्या मिलेगा फाइनली मुझे? x -2/3 और उसके नीचे क्या? 1/3 इक्वल्स टू ये क्या होगा? y + 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये क्या मिलेगा? इक्वल्स टू z -1/1/3। क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे पॉइंट बताओ जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट होती है, मतलब x1, y1 और z1 बताओ। तो मैंने क्या बताया था कि जो क्वांटिटी x में से माइनस हो रखी है वो, तो यहाँ से x में से क्या माइनस हो रखा है? 2/3। तो यहाँ पे क्या होगा? x1 कितना होगा? 2/3
y1 कितना होगा, x में से माइनस तो नहीं हुआ है यहाँ पे, तो प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -1/2। तो y1 क्या मिलेगा, -1/2, क्योंकि मुझे माइनस वाली क्वांटिटी देखना है। तो इस प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ -1/2, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। तो y में से क्या माइनस हुआ रखा है यहाँ पे, -1/2, और जो z1 है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये जो नीचे के आए हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशो क्या गिवन है, तो आंसर है ये 1/3, ये 1/2 और ये 1/3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, तो ये डायरेक्शन रेशो खुद तो रेशो है। अब ये रेशो तो इन्फाइनाइट हो सकते, जरूरी नहीं कि यही हो गया। अब मैं ना इसको थोड़े अच्छे से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि मैं आपसे बोलता हूँ कि जो हमारे डायरेक्शन रेशो होंगे वो मुझे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने, कि मेरे पास जो भी डायरेक्शन रेशो आएंगे वो मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा सबको, कितने से, 6 से, क्योंकि इनका एलसीएम 6 आएगा। तो 6 को इससे और इससे सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, ये 3 से उसको कट जाएगा तो आएगा 2। जब मैं 2 को और 3 से, तो यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ से अगेन मिलेगा 2। तो मुझे जो स्टैंडर्ड मेरे डायरेक्शन रेशो आए वो क्या है, 2, 3 और अगेन 2। ठीक है, तो ये मिले क्या, डायरेक्शन रेशो। और ये क्या हुए, ये पॉइंट हुआ मेरा, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है। पूछा क्या है, वेक्टर इक्वेशन। क्या हम वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ। कैसे, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व होगा भाई, बहुत ही सिंपल। अब मुझे आपको समझाने में वक्त लगा, जब आप खुद करोगे तो मतलब आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं, बहुत ही आप जल्दी कर सकते हो। तो सबसे पहले वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या होगा, तो यहाँ से बनाएंगे वेक्टर ए। वेक्टर ए होता क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है, तो यही तो वो पॉइंट है, बस इसको आई जे के लगाना है। तो क्या होगा, 2/3 आई, फिर -1/2 जे, फिर प्लस वेक्टर के। ठीक है, ये हुआ वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। क्या होगा वेक्टर बी भाई, 2, 3, 2, तो 2i 3j प्लस 2k, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अगर कोई भी फॉर्म गिवन होगा और सेकेंड फॉर्म में अगर हमें उसको निकालना है तो हम बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि डायरेक्टली ऐसे उठा के मतलब ये 2, 1 और 3 लाइन के मतलब उस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है, ऐसे नहीं करना है हमें बाकायदा उसको कंपेयर करना है उसके कोएफिशिएंट 1, 1 बना के। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि कोई भी अगर लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है तो हम उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, इसे आप नोट बना के लिख सकते हैं, स्पेशल केस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारा जनरली वेक्टर फॉर्म क्या था, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। अब हमारी लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हो जाएंगे, तो वेक्टर ए कितना हो जाएंगे, 0। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, सिर्फ ये तो हो गया 0। तो क्या मिला, वेक्टर आर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये था उसका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, बड़ा ही सिंपल सा है, x माइनस x1 होता है तो x1 तो 0 होगा ना, क्योंकि x1, y1, z1 क्या हो गए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, मतलब 0, 0, 0। तो ये क्या होगा, x अपॉन ए इक्वल्स टू y अपॉन बी और इक्वल्स टू z अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा काम गिरेगा कि कोई लाइन है और वो ओरिजिन से पास आउट होती है या नहीं होती, वो हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें x जहाँ पे वहाँ पे 0, y जहाँ पे वहाँ पे भी 0 और जहाँ पे z है वहाँ पर भी 0 रख के देखेंगे। अगर सारी क्वांटिटीज इक्वल आ गई है ना, मतलब ये क्वांटिटी इक्वल्स टू सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू थर्ड क्वांटिटी, मतलब उस पॉइंट ने उस लाइन का इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो वो लाइन कहाँ से पास आउट होती है, ओरिजिन से पास आउट होती है। ऐसा एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई लाइन है, उसका इक्वेशन गिवन है और नीचे 4 ऑप्शन है और आपसे बोला गया है कि कहाँ से वो लाइन पास आउट होती है। ऑप्शन ए ओरिजिन, नेक्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 ऐसे करके। तो हमें कैसे चेक करना होगा कि उस पॉइंट
को हमें उस लाइन में रखना है। मतलब अगर ओरिजिन बोला गया है तो एक्स वाई जेड क्या रखना है, 0 0। अगर तीनों क्वांटिटी सेम आ गई, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो वो उस पॉइंट से पास आउट होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।